और वहां उनका संपर्क होता है देवरस ब्रदर्स से। तो जाहिर सी बात है कि संपर्क जो है कुछ संक्रमण भी तो पैदा कर रहा होगा निजाम के अत्याचार बोलिए या जो भी। तो उसकी वजह से उनके दिमाग में और बहुत सारे लोगों के दिमाग में एंटी निजाम चीजें थी। नरसिम्हा राव दरअसल एक वैक्यूम की पैदाइश थे ना। नरसिम्हा राव अपनी पार्टी में कोई बात नहीं करते। इवन वो आरएसएस को भी बहुत क्रश करने और दबाने की बात नहीं करते, बल्कि उन लोगों से दोस्ताने में बात करते हैं। उनसे साफ साफ कहा, देखिए अब मन बना ही लीजिएगा कि आप लोगों को ये करना है तो भाई मुझे ही चेता दीजिएगा पहले। पार्टी ने ये वादा निभाया और उन्हें चेताया। ये आरएसएस के संपर्क में थे, दोस्ताना संपर्क में थे। रज्जू भैया ने आके बाकायदा इनसे कहा, आप जिस तरह से छूट दिए जा रहे हैं हमारे लिए मजबूरी हो जाएगी आगे बढ़ना। किशोर कुणाल आईपीएस ऑफिसर जिन्होंने पटना का महावीर मंदिर बनवाया, तो चूंकि मंदिर में वो इंटरेस्ट ले रहे थे तो वो, और दूसरे अफसर थे आईपीएस। नरसिम्हा राव उनको अपनी कोठरी में रखते क्राइसिस मैनेजमेंट। और फिर 12:40 पे जो गायब हुए, जब उनको इस बात की सूचना मिली 12-12:15 बजे गुंबदों पे लड़के चढ़ गए कार से। 6 बजे कैबिनेट की बैठक होती है, उसमें अवतरित थे। अब इतना बड़ा कमाल करने के बाद कोई कहे नहीं उनकी कोई भूमिका नहीं थी। मंदिर आंदोलन की तरफ, और जब राम मंदिर की जब बात हुई, जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जब 1992 की घटना हुई, तो नरसिम्हा राव की भूमिका को लेकर भी रह रहकर सवाल उठाते हैं और लोग उस पर भी कई चीजें बोलते हैं। तो क्या समझ में आता है उस पूरे एपिसोड और उस दौरान नरसिम्हा राव की भूमिका को देखते हुए? देखिए, नरसिम्हा राव के साथ भी वही है। आरएसएस ने उनको पहचाना। एक तो पहली चीज, अगर आप मैं ऐसे शहर से हूँ कि जहां आप ढूंढेंगे तो तीसरा चौथा आदमी जो है वो आरएसएस वाला मिल ही जाता है। भाई हमारे यहाँ गोरखनाथ मंदिर, गीता प्रेस, सरस्वती शिशु मंदिर, ये तो मैंने चीजें बताई ना आपको। तो ये तो वो होता क्या है कि आप आरएसएस के लोगों से मिलिए तो वो नए संपर्क बनाने में उनका बड़ा वो रहता है, बड़ी रुचि रहती है। कोई नया बालक मिला, नया किशोरावस्था में है, अपने मिल गया तो अच्छा, उन्हें भी मालूम है कि यहीं से अगर हम इनकी ग्रूमिंग नहीं शुरू करेंगे, नर्चरिंग शुरू कर देते हैं, ट्रेनिंग नहीं शुरू करेंगे, इनका जो मेंटल ओरिएंटेशन नहीं बनेगा वैसा, तो ऑल ऑफ सडन नहीं आ जाएंगे उसमें। तो हुआ ये कि उनको कैसे पहचाना गया और उनकी भी क्या वो है। 1937-38 का मामला है, ठीक है। और निजाम जो था उसको अंग्रेज ने काफी उसके पीठ पे हाथ रखा था। और निजाम को बड़ी, हैदराबाद जैसे आप आज तो शहर देखते हो ना, हैदराबाद वाज ए स्टेट जिसमें बहुत सारे महाराष्ट्र तक का हिस्सा है। निजाम और सबसे धनी, निजाम को ये आजादी की लड़ाई से मतलब उस पर एतराज था। दूसरे वो 85% जनता, जब मैंने कहा ना कि स्टेट है बहुत बड़ा, उस जमाने में था, अब जाके वो छोटा शहर हो गया, मतलब अब उसके मुकाबले। तो निजाम एक तो ये, और दूसरी उसका जो पूरा प्रशासन है वो 85% हिंदू है, 15% मुसलमान के हाथ में। इसमें वो कासिम रिजवी आते हैं जो रजाकार हुए, और उन्होंने आके धमकी दी सरदार पटेल को कि हम जितने हमारे यहाँ हिंदू हैं उनको जो है उनका ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब हम अलग होंगे, और आप नहीं करने देंगे तो हम इसका बदला हमारे स्टेट में जो हिंदू हैं उनसे लेंगे, और उनको जो भी करेंगे मतलब मर्डर वर्डर होता है। सरदार पटेल ने साफ साफ कहा, तो आपको क्या लगता है हम ऐसे ही बैठे रहेंगे? तब कासिम रिजवी के समझ में आया यार ये गलत आदमी से पंगा हो रहा। और पॉलिटिशियन जब सख्त होता है ना तो थोड़ी सी तो कहानी बदलती है। वो भी बात अभी मैं बताता हूँ। तो नरसिम्हा राव का क्या था कि वो पढ़ने में मतलब प्रखर थे। अरे बहुत विद्वान आदमी थे।
वो 17 कितनी भाषाओं, लैंग्वेज 17 भाषाओं मतलब के ये सब तो ज्ञाता। कहा ही जाता हाँ। है, लेकिन ये थोड़ा बहुत विद्वान आगे थे। पीछे मिथ हो हाँ, सकता है। हाँ, लेकिन पढ़ाई मतलब हाँ। उस समय वो विद्वता पे कोई तो लॉ कर रहे थे। हाँ, और लॉ उस जमाने में इसलिए किया जाता था कि यानी बाहर जाने की तैयारी हाँ, मैक्सिमम लोग फिर अपना जो है वो जाते थे बाहर, तो वो अपना वो कर रहे थे। अचानक जो है यही गांधी जी के आने जाने, आर्य समाज के मूवमेंट और इन सब की वजह से एक माहौल ऐसा बना कि 300 स्टूडेंट हाँ। स्कूलों से बर्खास्त कर दिए गए, कॉलेजेस से बर्खास्त कर दिए गए। अच्छा। और नरसिम्हा राव का पहला साल चल रहा था हाँ, वो लॉ में। हाँ, तो वहां से वो भाग के आए नागपुर, हाँ, और नागपुर में एक सोना गली बोलते हैं, हाँ, जहाँ वो एक कमरा एक क्वार्टर लेके रहते थे, और वहां उनका संपर्क होता है देवरस ब्रदर्स से, अच्छा। मतलब भाला साहब हाँ, और भाऊराव, हाँ। इन दोनों से। लॉ के फर्स्ट ईयर में जब वो नागपुर पहुंचे। हाँ, हाँ, फिर वो, अब ये मैं थोड़ा कंफर्म नहीं हूँ कि नागपुर में किसी कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया था या फिर पुणे में, क्योंकि पुणे में लॉ के बहुत कॉलेज, फर्ग्यूसन हाँ। कॉलेज तो है ही मतलब बड़ा हाँ। मशहूर। तो साहब वो उनका संपर्क वहां से शुरू होता, हाँ। फिर दोनों भाइयों का आना जाना शुरू होता। और आप ये कल्पना कीजिए उस जमाने में कि आज जो हैसियत हाँ। दत्तात्रेय जी होसबोले की है, हाँ। सब सर कार्यवाह जो भी होता हाँ। हो, मैं जनरल सेक्रेटरी होता, वो हैसियत बाला साहब देवरस की थी। हाँ। और वो उनसे सीधे संपर्क में, समझ रहे हैं आप? तो जाहिर सी बात है कि संपर्क जो है हाँ। कुछ संक्रमण भी तो पैदा कर रहा होगा। हाँ। और दूसरी तरफ वो निजाम से जो आए थे, मतलब निजाम के अत्याचार बोलिए या जो भी, तो उसकी वजह से उनके दिमाग में और बहुत सारे लोगों के दिमाग में एंटी निजाम हाँ। चीजें थी। हाँ। और वो एंटी निजाम चीजें स्वाभाविक तौर पे एंटी मुस्लिम हो गई। हाँ। तो नरसिम्हा राव के संबंध आरएसएस से तब के थे। हाँ। फिर नरसिम्हा राव हैदराबाद की पॉलिटिक्स करने के लिए पहुंच जाते हैं, हाँ। तब भी उनके संबंध जो है बाला साहब, हाँ, मधुकर दत्तात्रेय बाला साहब देवरस, उनसे बने रहते हैं। और फिर तब तक तो वो गुरु जी के निधन के बाद सरसंघ चालक यानी संघ प्रमुख ही बन गए। ये दिल्ली आए तो मतलब वो संपर्क और संबंध बना रहा। और अगर आप ठीक से इसको स्टडी करें तो हुआ ये कि नरसिम्हा राव दरअसल एक वैक्यूम की पैदाइश थे ना, कि भाई कोई नहीं है तो इनको बना उस दो, समय वरना बड़ा तो एकदम। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे वो हैं। तो जा रहे थे हाँ। कि भाई हम अब वहां रहेंगे, मेरा स्वास्थ्य भी अब चल रहा है, तो बना दिया गया। बना दिए जाने के बाद इस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने अपने ढंग से लिया। वो मतलब आप यूं समझिए मनमोहन सिंह नहीं रहे। हाँ। अपने ढंग से उनका पूरा मूवमेंट था। शुरुआत में उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत माना सोनिया जी को, बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि सोनिया जी ने उनको बुला के पूछा, ये बताइए आप मुझे अपनी बेटी समझिए, अब आप अपनी बेटी को जिन हालात में मैं हूँ, मतलब कांग्रेस की लीडरशिप संभालने के लिए, प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने के लिए कह सकते हैं, तो नरसिम्हा राव ने कहा कि अगर आपने मुझसे ये कहा ही है कि आप मुझे अपनी बेटी समझिए, तो मैं कहूंगा नो। अब ऊपर की जो सारी कतार थी, उनकी कैबिनेट जो बनी हुई, उसमें बहुत सारे लोग थे जो बस ठीक है बन गए थे, अब हटे ये, तो अध्यक्ष ही की कुर्सी उन्होंने घुमाते फिराते रहे, छोड़ी ही नहीं। नरसिम्हा राव ने अध्यक्ष की कुर्सी तक नहीं छोड़ी। बहुत कम लोग थे जो उनके करीब थे। ऐसे ही ठीक से देखिए ना, भुवनेश चतुर्वेदी, जो उनके मतलब जिनसे वो अपनी बात शेयर करते हैं, उनके ब्लू आइड बॉय तो राजेश पायलट हुआ करते थे। अब सोचिए कि आप ये जो बिट्टा हैं जिनके ऊपर अटैक हुआ था, हाँ, जो भी यूथ कांग्रेस वाले, हाँ, यूथ कांग्रेस वाले, तो उनका मतलब वो भी
नरसिम्हा राव के प्रिय थे। हाँ, बहुत प्रिय थे। हाँ। तो उनके संबंध बहुत ज्यादा पार्टी के अंदर नहीं है। हाँ। माखनलाल, मतलब सबसे पहले तो अर्जुन सिंह, हाँ। जिनके अपने सपने थे, हाँ। वो हर बात में जो है मतलब टांग अड़ाना। दूसरे, हर बात वो सोनिया जी तक पहुंचाना। उनके इंफॉर्मेशन के सबसे बड़े स्रोत थे। हाँ। तो लगातार आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो एक एक करके, तो धीरे धीरे आप थोड़ा क्लोज भी तो जाते हो, तो हाँ। दो इंफॉर्मेशन दोगे, हाँ। तो दो बातें ऐसी भी बोलोगे कि जिससे अगले के दिमाग में कुछ बैठे। हाँ। फिर तो आप, हम सबने उस दौर में मतलब देखा ही है कि राजीव जी या इंदिरा जी के इस पर जो है समाधि पे कोई कार्यक्रम हो रहा है, हाँ। नरसिम्हा राव भी पहुंचे, क्योंकि पार्टी का भी कार्यक्रम है और जो भी है, लेकिन दोनों की आंखें नहीं मिलती हैं। हाँ। मतलब सोनिया जी और इनका हाँ। संपर्क नहीं था। तो पार्टी के अंदर उनको चाहने वाले बहुत कम, हाँ। और वो जानते थे कि मैं बस सिलेक्ट करके बना दिया गया हूँ, हाँ। और ये मेरी ही कलाकारी है कि मैं इसको कितना और कहाँ तक कहाँ संभालूं। तक ले जाऊंगा। हाँ। और वो एक ही बड़ा गर्व के साथ कहते हैं बार बार, हाँ। वो ये कहते थे कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं ये सब हैंडल कर लेना जानता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ये हैंडल करना जानता हूँ। मतलब ब्राह्मण होना उनकी जो है वो एक मतलब समझ लीजिए कि ये तो था ही कि मतलब जाति से ब्राह्मण थे। हाँ। लेकिन ये सिर्फ डीएनए और अपॉर्चुनिटी का ही मामला नहीं है। हाँ। उनके लिए एक उपाधि, एक डिग्री और मतलब कुछ शैक्षिक हाँ। योग्यता का मामला हाँ। बन जाता है। हाँ। और दूसरी चीज आप ये पाएंगे कि बहुत सारे क्या, आप 70 साल की आज़ादी, 75 साल की, 80 साल की जो भी हो जाएगी, तो जितने बड़े या कामयाब प्राइम मिनिस्टर हैं, हाँ। उनके अपने मंत्रियों के, जैसे हमारे यहाँ मोदी जी, हाँ। मंत्री केवल उनका आदेश सुनता है, बाकी उनके सारे काम काज हाँ। अधिकारियों के हाँ। हिसाब से चलते हुए अपने। तो उसी तरह नरसिम्हा राव को ये कहते थे कि एक तो मैं ब्राह्मण हूँ, हाँ। और कायस्थों से बेहतर हाँ। अधिकारी नहीं हो सकते, उनको काम करना आता है। तो हाँ। उस दौर में अगर आप ठीक से देखेंगे हाँ। तो उनके सारे अधिकारी हाँ। वो मतलब आप सोचिए कि नरेश चंद्रा से लेके अमरनाथ वर्मा हाँ। तक हाँ। मैक्सिमम अधिकारी, उनके अधिकारियों के भरोसे काम चलता था। हाँ। और मैक्सिमम अधिकारी इसमें वो कायस्थ थे। कायस्थ है। तो ये नरसिम्हा राव का वो था। और उसमें वो जब बात हुई कि भाई मंदिर हाँ। के आंदोलन को इन हाँ। लोगों ने इग्नाइट कर दिया, हाँ। और ये पालमपुर अधिवेशन 86 में हाँ। होता है संभवतः। हाँ। तो अब ये नरसिम्हा राव अपनी पार्टी को बात नहीं करते, इवन वो आरएसएस को भी बहुत क्रश करने और दबाने की बात नहीं करते, बल्कि उन लोगों से दोस्ताने में बात करते हैं। अब इसका क्या रहस्य है, मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने भाऊराव देवरस 6 महीने पहले उनकी डेथ हुई, ये जो ढांचा गिरने से पहले, तो उनसे साफ साफ कहा, देखिए अब मन बना ही लीजिएगा कि आप लोगों को ये करना है, तो भाई मुझे ही चिता दीजिएगा पहले। तो बाद में केसी सुदर्शन और रज्जू भैया दोनों लोग ने ये बात कही है कि नरसिम्हा राव ने कहा था कि आप मुझे चिता दीजिएगा, तो पार्टी ने ये वादा निभाया और उन्हें चिताया, उनको चिताया। उसके बाद भी जो हुआ सो भाई, आप ये देखिए ना कि लगातार ये आरएसएस के संपर्क में थे, दोस्ताना संपर्क में थे। आरएसएस परिवार की बात कर रहा हूँ, बीजेपी के संपर्क में, बीजेपी तो पीछे थी, वो विश्व हिंदू परिषद लीड कर रहा, लेकिन थे सब लोग एक ही संपर्क में थे, और बड़ी दोस्ताना बातचीत चलती थी। बल्कि संघ परिवार ही परेशान था कि यार इतना हमारे ऊपर इमोशनल प्रेशर डाल दिया। रज्जू भैया ने आके बाकायदा इनसे कहा
कि आप कुछ मत करिए तो कोर्ट से, जुडिशरी से एक स्ट्रिक्चर ही कुछ पास करवा दीजिए, तो हम कम से कम अपना आंदोलन कुछ दिन रोक देंगे या पीछे कर लेंगे। क्योंकि आप जिस तरह से छूट दिए जा रहे हैं, हमारे लिए मजबूरी हो जाएगी आगे बढ़ना। तो अरे आप लोग संभाल लेंगे, आप लोग कर लेंगे, इस तरह की बात उनकी चल रही थी। और आप कायदे से देखिए, किशोर कुणाल आईपीएस ऑफिसर जिन्होंने पटना का महावीर मंदिर बनवाया, तो चूंकि मंदिर में वो इंटरेस्ट ले रहे थे, तो वो, और दूसरे अफसर थे आईपीएस, ठीक है, तो नरसिम्हा राव उनको अपनी कोठरी में रखते, क्राइसिस मैनेजमेंट। आप समझिए, बाद में जब और मामला आगे बढ़ता है तो वो विनय कटियार को, बजरंग दल वाले, उनको भी कल्टीवेट करते हैं कि मुझे अंतिम समय तक की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए वहां से। लोगों ने कहा कि भाई, मतलब अधिकारियों ने साफ कह दिया कि ये बड़ा दिक्कत हो जाएगी, और ये सरकार को या तो आप अब धारा 356 लगा दीजिए, है ना, राष्ट्रपति शासन लग जाए। नरसिम्हा राव न हिलने को तैयार, न डुलने को तैयार। अच्छा, वो रात में सबकी बात ऐसे सुनते थे कि सवेरे बस यही होगा, और सवेरे उठ के सन्नाटा की भूल गए, याद ही नहीं कि क्या बात हुई थी। और जब भी गिराने की बात आती थी कल्याण सिंह की सरकार, नरसिम्हा राव मतलब इतने तर्क देते थे, जबकि मुंबई वाला फैसला उसके बाद आया। 356 का इस्तेमाल तो कांग्रेस ने, मतलब वही पार्टी थी, खूब किया। लेकिन साहब वो कल्याण सिंह की सरकार गिराने को तैयार न हुए। नहीं, ये जुडिशरी के भी खिलाफ हो जाएगा, डेमोक्रेसी के भी खिलाफ हो जाएगा, गलत है ये, नैतिक रूप से उचित नहीं होगा। फिर बाद में जब कुछ नहीं बचा तो उन्होंने ये तर्क देना शुरू कर दिया, अपने अधिकारियों को दिया, तो भाई मामला अब तो कोर्ट में भी चल रहा है, तो जिस मामले को कोर्ट देखने लगा है उसमें हम कैसे हाथ डाल दें, सरकार एग्जीक्यूटिव कैसे हाथ डाल दे। तो ये डेवलपमेंट होता है। और अगर किसी को रोकना ही होता, अधिकारियों ने तो बाद में कहा भाई, जो उनके सारे, भाई नरेश चंद्रा साहब सबसे नजदीक के अफसर थे, उनका कहना था कि हम सारे अधिकारी तो ये सोच रहे थे, बाबू लोग, कि नरसिम्हा राव सचमुच ढांचा बचाना चाह रहे हैं, तो हम उनको उसी तरह की सलाह दे रहे थे। और किशोर कुणाल कहते हैं कि देखिए असली चीज है भाई साहब, कि नरसिम्हा राव वहीं पे मंदिर बनाना चाहते थे जहां पे रामलला विराजमान, यही उनके मन में था। मैंने उनसे कहा कि अयोध्या, और अगर आप गए हैं तो फैजाबाद से 5 किलोमीटर की दूरी पे है, अब थोड़ा ज्यादा भव्य हो गई है। हम लोगों ने जो अयोध्या देखी है, मेरे अपने शहर और लखनऊ के बीच में पड़ती है अयोध्या, सरयू के किनारे, और मिनिएचर सिटी थी। हाँ, बिल्कुल, हमने भी पुराने, हाँ, तो मिनिएचर सिटी है। अब उसमें जो है, उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं कि आप इसको वेटिकन का दर्जा दे दीजिए, तो लोगों के दिमाग में जो है, ये भी आपकी यहाँ भी बम हो जाएगी। और फिर वेटिकन को जिस तरह की सिक्योरिटी और बाकी सारी चीजें दी गई हैं, वेटिकन के पास अपना तो कुछ है नहीं, लेकिन वो अलग देश है, तो आप देश मत बनाइए, लेकिन वेटिकन का दर्जा उसी तरह की कोई चीज कर दीजिए, और सुरक्षा अपने सेंटर के हाथ में आ जाए। नरसिम्हा राव ने कहा हाँ ये आइडिया तो ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, तो कहा हाँ ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा। तो कहा ऑर्डिनेंस तैयार करवाओ। किशोर कुणाल एक आदमी को पकड़ भी लिए थे कि जिसने कोई ऐसी तैयारी कर रखी थी कि जिसको जरा सा हेरफेर के साथ ऑर्डिनेंस बन सकता, तैयार हो जाता। सवेरे फिर जो डॉक्टर रेड्डी आए सब कुछ वो भूल गए। डॉक्टर रेड्डी रोज चेकअप के लिए आते थे, जो आए वो, उसके बाद नरसिम्हा राव को कुछ याद ही नहीं। तो ये सारी चीजें होती रही, और सबसे बड़ा तो वही है
कि 12:40 पे गायब हुए हाँ, नरसिम्हा राव, हाँ। देश का प्रधानमंत्री। आप कह सकते हैं कि नहीं साहब, वो संडे का दिन था और कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हाँ। प्रधानमंत्री छुट्टी थोड़ी लेता है यार। सही बात। और फिर 12:40 पे जो गायब हुए, हाँ, जब उनको इस बात की सूचना मिली कि 12, सवा 12 बजे हाँ, गुम्बदों पे लड़के चढ़ गए चढ़ कार गए। से, और उसके बाद वो जो है कमरे में, मतलब बताया गया कि पूजा कर रहे तो कुछ बता रहे थे। 6 बजे कैबिनेट की बैठक होती है, उसमें अवतरित हुए। तो अब इतना बड़ा कमाल करने के बाद कोई कहे नहीं रहा उनकी कोई भूमिका नहीं थी और लोगों ने जाके गिरा दिया। अरे भाई, सिस्टम और एस्टेब्लिशमेंट अगर नहीं चाहता है तो नहीं हो पाएगा। इसका एक उदाहरण, बहुत कम दिनों तक रहे चंद्रशेखर जी, लेकिन सबसे ठोस काम उन्होंने किया, और वो सबको प्रधानमंत्री होने की हनक और सरकार के इकबाल के तहत लाइन पे रखे रहे। उन्होंने बुलाया इनको, अशोक सिंघल को, और कहा कि बात करो कि मामला कैसे सॉल्व होगा, बताओ। उन्होंने कहा इसमें सॉल्व क्या होना है, खून की नदियां बह जाएंगी, ये वो पहले बम 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 बोलते रहे। तो उन्होंने कहा कि देखो, खून की नदियां वदियां कुछ नहीं बहेंगी, और मैं उसकी एक ईंट हिलने नहीं दूंगा। अब जो करना है तुम लोगों को करना। तो अशोक सिंघल ये सख्ती देख के, मतलब लगभग धमका दिया, ये सख्ती देख के समझ गए। तो उन्होंने कहा कि तो क्या करना होगा, अब बात करो। तो अशोक सिंघल क्या हुआ कि चंद्रशेखर जी को वायदा करके दिल्ली से लौटे कि साहब ठीक है, तो हम लोग मतलब, और जाके उन्होंने बाला साहब देवरस को कहा कि हमने ये बात हुई है। देवरस समझ गए कि ये वहां पे जाके सकार के आए हैं कि साहब वो जो है हम कोई बड़ा वो नहीं करेंगे, और अब इसमें समझौते की दिशा में काम हो। तो बाला साहब देवरस वहां भी देखिए स्टेटमेंट क्या देते हैं। वो कहते हैं कि तुम मान कैसे गए? अरे इसी राम मंदिर और अयोध्या के सहारे यही लड़ाई हमको दिल्ली तक पहुंचाई। समझ रहे हैं आप? और अभी जब हमारी आपकी बात हो रही थी कि जब हमने कहा कि उनकी हर पार्टी में लोग थे कि गर्व से, इंदिरा गांधी ने भाई इमरजेंसी के दौरान बहुत सारे संघ के लोगों को मतलब जेल वेल कराई। तो संघ के अंदर ये मतलब थोड़ा सा वो था, खलिश थी। और मीटिंग हुई, मीटिंग में वाला साहब बैठे हुए संघ प्रमुख के नाते, तो लोग कुछ उत्साहित होकर जरूरत से ज्यादा बोलने लगे। तो बाला साहब ने कहा, अरे यार कहाँ पड़े हो चक्कर में, मतलब जो टोन थी वो लगभग यही, हमसे तुमसे ज्यादा हिंदू है वो, और दिखती है इंदिरा गांधी। हाँ, एक मुखी रुद्राक्ष, दूसरे हमेशा पल्लू, ठीक है, भाषण दे रही है तो मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे कि इंदिरा जी ने पल्लू ओढ़ रखा, जबकि नीचे उनके बाल जो थे वो वाले नहीं थे जो हमारे लोग देहातों में, तो कुछ तो उसको भी ढक लेती थी, वो पल्लू से सब कुछ ढक जाता था। तो उन्होंने कहा कि तुमको क्या वो पता है। तो ये मतलब मोटा मोटी कहानी है। तो अब आप ये मान ही नहीं सकते कि मतलब जो सिक्का ए राइजुल वक्त है वो एकदम आरएसएस फैमिली के अगेंस्ट है।